से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। आज की टॉपिक में हम लोग जानेंगे मिस्र की सभ्यता के बारे में। देखिए, मिस्र का जो सभ्यता है ये बहुत पुराना सभ्यता है। कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि यह सभ्यता नील नदी के किनारे बसी और इसके दोनों छोर में इस सभ्यता ने अपने आप को फैलाया। इस सभ्यता का जो जीवन रेखा है वो नील नदी को कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि नील नदी के कारण इस सभ्यता का विकास हुआ था। यह सभ्यता जो थी वो कोई आम सभ्यता नहीं थी, क्योंकि इस सभ्यता ने 3000 ईसा पूर्व अपने को पनपाया और इस दुनिया में एक अलग तरह से बोल सकते हैं कि अपनी विचारधाराओं को प्रकट किया था। यह सभ्यता पूरी तरह से कृषि क्षेत्र पर आधारित थी और यहाँ पर जो राजा होते थे उन्होंने इस सभ्यता में लगातार बदलाव किया था। इसी कारण ये सभ्यता जो थी ये मुख्य रूप से 3 भागों में बटी थी, जहाँ पर पहला भाग जो था वो प्राचीन कालीन सभ्यता था। मिस्र में पहला जो भाग था वो प्राचीन युग, उसके बाद मध्य युग और तीसरा जो था वो नवीन युग था। इन तीनों युगों में अलग अलग बदलाव देखे गए थे मिस्र की सभ्यता में। जो प्राचीन युग था इसमें सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं आप पिरामिडों का निर्माण हुआ था। बहुत ज़्यादा मात्रा में राजाओं ने अपने पिरामिड तैयार किए और इन पिरामिडों से उसने अभी तक अपना आधिपत्य जमाया कि वो किस तरह से वहाँ शासन करते थे, उनके साक्ष्य इन्हीं पिरामिडों से मिले हैं। कई बार इन पिरामिडों को लूटा गया, इनमें रखे गए बहुत बहुमूल्य वस्तुओं को लूटा गया, किंतु पिरामिड का जो अंदर का जो भाग था या जो इसके क्षेत्र थे उसे नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ये पिरामिड गाजा के पिरामिड हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि बहुत ऐसी तरह की इसमें कला आकृति और चित्र आकृति बने हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते हैं वहाँ पर जाने वाले दार्शनिकों को। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि ये सभ्यताएँ कैसी फली फूली। देखिए, मिस्र का सभ्यता जो था पहला जो था प्राचीन युग, ये 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व में फलती है और आगे इसका जो प्रक्रम था वो चलता है। इस सभ्यता में राजा जो था बहुत ऊपर रखा गया था। राजा को ऐसा माना जाता था कि यह देवता का पुत्र है और उसकी कही गई हर कानून को मान लिया जाता था। उसकी कही गई हर बातों को लोग आदर करते थे और इसे आदर करने के साथ साथ लोगों को इनका सम्मान करना पड़ता था। राजा के बाद यहाँ पुरोहितों का स्थान था। पुरोहित अर्थात उस समय के जो पंडित थे, उन्हें पंडितों के बाद या पुरोहितों के बाद यहाँ पर ऐसे लोगों का स्थान दिया गया था या ऐसे वर्गों को रखा गया था जो मिस्र के सरकारी कामगार होते थे, अर्थात जो राजा के अधिकारी होते थे। राजा के अधिकारी के बाद शिल्पकार, बढ़ई और ऐसे मजदूर जो अपने राज्य की सेवा करते हैं उन्हें रखा गया था, तथा सबसे अंतिम में जो था कृषि पद्धति करने वाले किसानों और दासों को रखा गया था। देखिए, यहाँ पर एक साक्ष्य ये भी मिला है कि किसानों को देश के बाहर रखा जाता था और जितने भी दास होते थे उन्हें एक अलग वर्ग में रखा गया था। ये दास वे लोग होते थे जो आप बोल सकते हैं कि युद्ध में बंदी बनाए गए थे। तो जिन लोगों को युद्ध में बंदी बनाया जाता था उन्हें दास के वर्ग में डाल दिया जाता था और उनका पूरा जो साम्राज्य है या बोल सकते हैं उनका जो माई बाप होता है वो राजा होता था और राजा के द्वारा कही गई हर बातों को माना जाता था। देखिए, इस सभ्यता का जो मुख्य शहर था वो काहिरा था और काहिरा का जो राजधानी थी वो मेम्फिस था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मिस्र सभ्यता की जो राजधानी होती थी वो मेम्फिस होती थी। ये बहुत सुरक्षित राज्य होता था और यहाँ पर राजाओं को बहुत मान सम्मान दिया जाता था। ये मिस्र की सभ्यता में राजा को फराहो कहा जाता था और इसलिए इन्हें देवता का रूप में माना जाता था। बहुत जगह पर यह भी कहा गया है और इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इन फराहो अर्थात राजाओं के मंदिर होते थे, जहाँ पर राजाओं की बाकायदा मूर्तियाँ होती थी जिसके लोग पूजा करते थे और जहाँ ये मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी उन दीवारों पर राजा द्वारा किए गए कामों का चित्रण किया जाता था। अर्थात दीवारों पर बहुत सारे पेंटिंग्स होते थे जिनसे ये पता चलता था कि राजा किस किस प्रकार की काम किए हैं अपने जीवन काल में और किस किस प्रकार के युद्ध कर चुके हैं। इससे राजा का जो प्रसिद्धि है वो और ज़्यादा बढ़ जाता था। तो हम यह कह सकते हैं कि फराहों अर्थात राजाओं ने अपना स्वयं का मंदिर यहाँ पर बनवाया था मिस्र की सभ्यता में। देखिए, मिस्र की सभ्यता में सन की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। सन अर्थात फ्लैक्स, इसलिए वहाँ पर सन से बने कपड़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। जिस तरह मेसोपोटामिया में ऊन से बने कपड़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, उसी तरह मिस्र में सन से बने कपड़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था। साथ ही साथ यहाँ पर शीशों का निर्माण
का प्रचलन शुरू हो चुका था। लोग धातुओं से बने आभूषण पहनते थे और कई स्थानों पर ये भी साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर बैलों के द्वारा हल चलाया जाता था। जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल और धोलावीरा में कुछ ही जगह ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जहाँ पर खेती के प्रमाण मिले हैं, वहीं पर मिस्र की सभ्यता में साक्षात बैलों के द्वारा जोते गए ज़मीनों की साक्ष्य मिले हैं, जिनके हल का जो आकार होता था वो बिल्कुल आज के ज़माने का हल का जैसा होता था। साथ ही साथ यहाँ का जो व्यापार था ये बहुत उत्कृष्ट था। यहाँ के लोग विदेशों से आने वाले या बोल सकते हैं बाहर देशों से आने वाले वस्तुओं का भोग करते थे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मिस्र के लोग जो थे वो भोग विलास की जीवन जीते थे। यहाँ का अधिकतर जो मालवाहक होते थे वो गधों को किया गया था और जल जहाज़ों द्वारा भी यहाँ पर व्यापार होता था, क्योंकि मिस्र जो है वो एक तरह से समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, इसलिए जल जहाज़ों का भी यहाँ उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। यहाँ पर शीशे, लोहे और तांबे का भी उपयोग किया जाता था व्यापार के लिए, और यहाँ के जितने हथियार होते थे वो बहुत ही प्रकाष्ठ और बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं प्रभावशाली होते थे अन्य देशों की अपेक्षा। देखिए, मिस्र की जो वास्तुकला थी ये बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पर लकड़ियों से बने जो डिजाइन्स होते थे, जो फर्नीचर बनाए जाते थे वो बहुत खूबसूरत होते थे। साथ ही साथ यहाँ पर राजाओं के जितने भी तरह के बैठने और उपयोग करने वाले वस्तु होते थे जो लकड़ियों से बने होते थे, उनमें हाथी के दांतों का उपयोग होता था। और कई जगहों पर राजाओं के जो लकड़ी होते थे या जो हथियार होते थे उन पे हाथियों के दांत के साथ साथ मणियों का भी उपयोग होता था। ये तरासे गए पत्थर होते थे जिनका उपयोग राजा जो है अपने सुसज्जित होने के लिए करते थे। राजा अपने मुकुट में भी इन पत्थरों का उपयोग करते थे। तो हम यह कह सकते हैं कि इन पत्थरों के द्वारा राजा खुद को और अधिक प्रसिद्ध बनाना चाहता था। इसलिए मिस्र में जो है शिल्पकार की नीति जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। देखिए, मिस्र के लोग जो थे वे कुत्ते, गधे, बकरी और सूअर पालते थे। कई जगहों पर यह भी साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर ऊँट को भी पाला जाता था और यहाँ पर घोड़ों का उपयोग जो था वो विदेशी से आया हुआ था। देखिए, मिस्र की सभ्यता में ये कहा जाता है कि हाइक्सोस नामक स्थान से यहाँ पर घोड़ों को लाया गया था और इन घोड़ों के द्वारा युद्ध किया गया था। हाइक्सोस नामक स्थान से भारी मात्रा में लगभग 1 से 1.5 लाख सैनिक आए थे, जिन्होंने कुछ समय के लिए मिस्र के कुछ क्षेत्र में अपना आधिपत्य दिखाया और वो वहाँ से वापस चले गए। इस तरह हम कह सकते हैं कि मिस्र की सभ्यता में घोड़ों का जो एंट्री हुआ था वो हाइक्सोस नामक स्थान से हुआ था। यहाँ पर पहले से घोड़े नहीं पाले जाते थे और यहाँ पर बहुत सारे युद्ध हुए थे, जिसके बाद पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया में मिस्र का विस्तार हुआ था। मिस्र में धार्मिक अनुष्ठान बहुत मान्यता रखती थी, इसलिए मिस्र में सूर्य को सबसे बड़ा देवता माना जाता था। उसके साथ साथ बाढ़ का देवता, परलोक का देवता, जल का देवता, ये सभी जो धारणाएं थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रख्यात थी। वहाँ पर घड़ियाल, उसके बाद बाज, गिद्ध और कई ऐसे जानवरों को एक तरह से बोल सकते हैं भगवान का रूप या देवता का रूप माना जाता था। वहाँ पर गायों की पूजा की जाती थी और भारी मात्रा में वहाँ पर लोग जो थे वो धर्म के आधार पे चलते थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सूर्य जो था वो मिस्र सभ्यता का सबसे बड़ा देवता माना जाता था। इसलिए इस सभ्यता में सूर्य के लिए एक विशेष समारोह होता था, जहाँ पर 365 दिन में 5 दिन जो वर्ष का होता था, वर्ष के 5 दिन में सूर्य की आराधना की जाती थी और उस आराधना के तहत सूर्य को सबसे ऊपर स्तर पे रखा जाता था। मिस्र में पहली बार ऐसा हुआ था जब इस विश्व को 365 दिन का चक्र में अपना सभी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल हुई थी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मिस्र सभ्यता से ही वर्ष के 365 दिन की शुरुआत हुई थी, जिसमें 360 दिन जो था वो मौसमों के लिए उपयोग किया जाता था और इसका जो पूरा अनुमान था ये बरसात और शीतकालीन के आधार पर होता था। क्योंकि मिस्रवासी जो थे पहले जो वो डेट यूज़ करते थे, जिस तरह आज हम लोग गार्गरियर कैलेंडर का उपयोग करते हैं डेट को देखने के लिए, उसी तरह मिस्र में पहले जो कैलेंडर यूज होता था वो 1200 दिनों का होता था। किंतु इसे बदला गया और ये 365 दिन का हुआ, जिसमें 360 दिन जो थे अर्थात 12 महीने जो थे वो 30-30 दिनों का होता था। हर महीना में 30 दिन होता था और बाकी जो 5 दिन होते थे इन्हें यह सूर्य देवता की पूजा के लिए उपयोग करते थे। तो हम यह कह सकते हैं कि मिस्र सभ्यता से ही 365 दिन का जो ये चक्र था वो शुरू हो चुका था, जिसमें 360 दिन जो थे वो अपना दैनिक उपयोग के लिए करते थे और 5 दिन जो थे वो सूर्य की आराधना में उपयोग किया जाता था। मिस्र में कुछ एक इंटरेस्टिंग बहुत बड़ा घटना है और ये अधिकतर लोगों को आकर्षित करती है, जो है मम्मी।
देखिए मिस्र में यह माना जाता था कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर और उसकी आत्मा जिंदा रहती है, और इसी धारणा के तहत मिस्र के जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं पूजा और रिद्धि सिद्धि अपना करके जो मरे हुए लोग होते थे उनके बॉडियों में या बोल सकते हैं उनके शरीर में मसालों का लेप करते थे और उनके ऊपर सफ़ेद कपड़े का एक पट्टी लगाते थे। इस तरह वो उन शरीर को, मृत शरीर को सुरक्षित रखते थे और उसे एक लकड़ी से बने ताबूत में कैद कर देते थे। यह प्रथा जो थी ये बहुत ज़्यादा प्रकाष्ट थी। ऐसा भी माना जाता है कि जो राजा जब मरते थे, जब भी कोई राजा की मृत्यु होती थी तो उसके मृत्यु के बाद उसके बॉडी को उन्हीं मसालों के लेप के द्वारा और कपड़ों से लपेटकर उसे ताबूत में रख दिया जाता था। साथ ही साथ वो अपने जीवन में जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते थे जो उनका आम तौर पे उपयोग होता था, जैसे कोई राजा अगर सिगार पीता हो, किसी को कोई नशा का आदी हो या कोई कंघी यूज़ करता हो या किसी भी प्रकार का वस्तु जो वो रेगुलर यूज़ करता था उस ताबूत में डाल दिया जाता था। और राजा के साथ साथ वहाँ के राजा के दास दासियों को भी उसमें दफना दिया जाता था जिंदा। और ऐसा माना जाता था कि इस तरह वे लोग जो मर जाते हैं वे एक दुनिया से दूसरे दुनिया में प्रवेश करते हैं और इन सभी चीज़ों का उपयोग वो करते हैं। इसीलिए मिस्र की सभ्यता में दास दासियों के साथ साथ जितने भी राजा या जो उनके विशेष वर्ग के व्यक्ति होते थे जो उपयोग करते थे ऐसे वस्तुओं का जिनके साथ उनका लगातार लगाव होता था, उन्हें भी उस ताबूत में दफन कर दिया जाता था। ये पूरे ताबूत को मम्मी कहा जाता था और इसे पिरामिडों के बीचों बीच स्थापित किया जाता था। बहुत सारे ताबूत चोरी हो चुके हैं वर्तमान समय में और बहुत सारे ताबूत जो थे उन्हें संग्रहालयों में रखा गया है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस तरह इन ताबूतों का निर्माण होता था और किस तरह लोगों को रखा जाता था जो मर जाते थे। देखिए जहाँ पर इन मकबरों को या बोल सकते हैं इन मम्मियों को रखा जाता था, उन मम्मियों के स्थान पे बहुत सारे चित्र बनाए जाते थे और उस स्थान को बहुत ज़्यादा सुशोभित और सुरक्षित रखा जाता था। और जो राजा होते थे उनका मकबरा बनाया जाता था जो पिरामिडों के बीचों बीच उपस्थित होता था। जब पुरातत्व विभाग ने इनमें जांच किया तो उन्होंने पाया कि कई जगहों पर बहुत बहुमूल्य वस्तुएं मिली हैं, जैसे सोने से बने घड़े और कई ऐसे चीज़ जो राजा लगातार उपयोग करते थे। इन पिरामिडों के बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुमूल्य वस्तुएं थी जिन्हें कई तरह के राजाओं द्वारा लूटा गया और उन राजाओं ने इस पूरे पिरामिड को खाली कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि ये पिरामिड में गुप्त दरवाजे होते थे जिनसे राजा सुरक्षित रहते थे अपने युद्ध काल में। इस सभ्यता में एक जीव का वर्णन है। यह जीव जो है उन्हें स्फिंक्स कहा जाता था। यह स्फिंक्स जो था एक तरह का ऐसा जीव था जिसका शरीर जो था वो जानवर का और उसका फेस जो था वो मनुष्य का होता था। इस सभ्यता में यह भी माना जाता है कि ये जो स्फिंक्स थे ये पिरामिडों की रक्षा करते थे और ये भी माना जा रहा है इतिहासकारों द्वारा कि इस तरह के जीव वहाँ पर पहले से उपस्थित थे। जिस तरह हमारे हिंदू धर्म में नरसिंह भगवान का पूजा किया जाता था जिनका फेस जो था वो सिंह का और शरीर मनुष्य का होता था, उसी प्रकार उस सभ्यता में एक ऐसे जीव का उल्लेख है जहाँ पर जीव का जो फेस था या बोल सकते हैं उस जानवर का जो फेस था वो इंसान का और बॉडी जो था वो एक जानवर का था। इस तरह से वहाँ पर भी ये मान्यताएं थी कि वे देवताओं को सबसे ऊपर रखा जाता था। देखिए मिस्र में एक और बात है कि यहाँ पर लोग बाल नहीं रखते थे, मतलब वे लंबे लंबे बालों का जो प्रचलन था वो नहीं रखते थे, किंतु बालों को वो अपना हटा करके वहाँ पर सोने और चांदी से बने ऐसे मुकुट पहनते थे जिनसे वो बालों का स्थान लेते थे और उनके सर को धूप से बचाते थे। तो यह कह सकते हैं कि मिस्र के लोग जो थे वो बाल रखना पसंद नहीं करते थे। मिस्र की सभ्यता में टोटल 30 पिरामिड हैं जो बहुत ही भव्य हैं। इन पिरामिडों को काहिरा और गाजा में बनाया गया, जिसमें गाजा का जो पिरामिड है वो सबसे बड़ा है। ये राजा का मुख्य राजा का पिरामिड है और इन सभी पिरामिडों को बनाने के लिए 3 लाख मजदूरों का उपयोग किया गया था, जिसे बनने में 20 वर्ष का समय लगा था। और ये बहुत ही भव्य पिरामिड आकृति का बना हुआ है, जिसे हम यह कह सकते हैं कि यह वर्तमान समय में विश्व के सभी देशों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस तरह से ये पिरामिड जो हैं वो मिस्र की सबसे बड़ी पहचान है और ये साथ ही साथ ये विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा है जो बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है और बहुत ही विशाल है। दूर से देखने में ये त्रिकोण लगता है, लेकिन जैसे ही आप समझ जाएंगे तो ये बड़े बड़े टीलों के समान है और इसकी जो पत्थरें हैं वो बहुत बड़े बड़े आकार की हैं।
इसमें जो विज्ञान का जो रूप है और इन पत्थरों का जो साइज है, जिस तरह इन पत्थरों को वहाँ बैठाया गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन पत्थरों के द्वारा बैठाया गया जो पूरा प्रचलन है, जब आप उस पिरामिड के अंदर जाइएगा तो आपको बहुत ऐसी घटनाएं दिखेगी जिससे आपका मन जो होगा वो सहम जाएगा। और ये सूर्य के आधार पर तैयार किया गया है। इसका जो दक्षांश बिंदु है वो सूर्य के आधार पर तय है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन पिरामिडों को सूर्य के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें वैज्ञानिक कारण भी बताया जाता है। सूर्य से आने वाली पहली किरण जो होती है वो पिरामिड के जस्ट ऊपर पड़ती है। तो ये कह सकते हैं कि इन पिरामिडों का जो आकार है और जो रूप तैयार किया गया है ये बहुत ही अचंभित करने वाला है। पिरामिडों का जो निर्माण था वो 2650 ईसा पूर्व में हुआ था और इसे चियोफ नामक फराहो ने किया था। मतलब फराहो नामक एक चियोफ राजा जो थे उन्होंने इसका निर्माण किया था। बहुत मजदूरों की मृत्यु हुई और भारी मात्रा में लोगों से टैक्स लिया जा रहा था, तब जाकर के इस तरह के पिरामिड तैयार हुए थे। देखिए, मिस्र का जो आधुनिक काल था इसमें हम कह सकते हैं कि 1798 में नेपोलियन ने यहाँ पर हमला किया और उसने एक रेसोटा नामक पत्थर की खोज की। यह पत्थर जो था ये मिस्र के बारे में बहुत कुछ बखान कर रहा था, जिसमें मिस्र की सभ्यता की बहुत सारी बातें लिखी गई थी। तो नेपोलियन ने इस पत्थर को अपने अंतर्गत लिया और उसे अपने देश में ला करके कई विद्वानों से पढ़ाया, लेकिन सभी विद्वान इसमें सक्षम नहीं हो पा रहे थे। अंततः 1832 में सैम्पोली नामक एक विद्वान ने इस पत्थर में लिखे सभी अंकों को और इसके जितने अक्षर थे उसे पढ़ा और इस तरह से मिस्र का जो एक रहस्यमय दुनिया था उसकी पूरी तरह से बखान किया गया और मिस्र का जो जीवन शैली था उसके बारे में पूरे दुनिया ने पहली बार अवगत किया था 1832 में। तो हम यह कह सकते हैं कि सैम्पोलिया द्वारा पहली बार मिस्र की सभ्यता को पढ़ा गया था। देखिए, मिस्र की सभ्यता में गणित का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण था। तो उस समय जो था वो गणित के अंकों का खोज हुआ था मात्र 1 से 9 तक, क्योंकि उसके बाद की जितनी भी संख्याएं थी उसे कुछ अलग तरीक़ा से दर्शाया जाता था। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि उस सभ्यता में 9 के बाद की जो गणना थी वो अलग तरीक़ा से होता था। ये मैंने कुछ आकृतियां बनाई हैं जिसके आधार पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह का उदाहरण लेकर के मिस्र के सभ्यता के जो लोग होते थे वो 1 से 9 के बाद के जितने भी अंक की गणना होते थे उसका करते थे। साथ ही साथ मिस्र में जो ये 365 दिन का जो रिवाज था, या बोल सकते हैं ये जो 12 महीने का जो चक्र था, इसे लाने का मुख्य कारण था वहाँ के बाढ़ से बचने का उपाय। क्योंकि लोग बाढ़ का अनुमान इसी चक्र के दौरान लगाते थे कि किस महीने में बाढ़ आता है और ये कितने समय तक रहता है। इसलिए लोगों ने 30 दिनों का अंतराल के साथ ही बाढ़ का भी अनुमान लगाना सीख लिया था। तो यह कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ऐसे खगोल शास्त्र थे और बहुत ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाढ़ का पता कर लिया था और वे उससे बचने के लिए कई तरीकों को भी अपनाते थे। उस समय में छोटे छोटे डैमों का भी निर्माण हुआ था जिसके साक्ष्य अभी भी मिले हैं और वे सभी डैम अभी सूखे हुए हैं, उनमें अब जल नहीं है। तो यह कह सकते हैं कि उस समय और कई छोटे छोटे नहरें बनती थी या नील नदी से छोटे छोटे नहरों को बनाया जाता था जिनसे कृषि और बाढ़ जैसे समस्याओं से निपटा जाता था। ये बहुत उपयोगी होती थी ये डैम जब इन्हें तैयार किया गया था। लेकिन जिस तरह नील नदी ने अपने दिशा को बदला, धीरे धीरे ये सभी छोटी छोटी नहरें जो थी वो अपने आप सूख गई और इन जो टोटल नहरों की संख्या है वो 3000 से भी ज़्यादा है। इस तरह से मिस्र की सभ्यता में कृषि पद्धति और उससे जुड़ी गणना जो थी, जो ये वर्ष का जो गणना था, ये बहुत ही अचंभित करने वाला था। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मिस्र की सभ्यता किस तरह फली फूली। और एक बात देखिए, मिस्र का जो अंत हुआ था ये 1000 ईसा पूर्व में हो चुका था, क्योंकि इस समय तक यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी प्रवेश कर चुके थे और भारी मात्रा में उन लोगों ने यहाँ लूट खसोट किया और यहाँ की सभ्यता को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। लगातार यहाँ पर युद्ध होते जा रहे थे, जिस कारण ये सभ्यता जो थी अब अस्थिर हो चुकी थी। इसलिए मिस्र की जो सभ्यता का अंत जो था ये इतिहासकारों द्वारा 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। आशा करते हैं कि मिस्र की ये पूरी जानकारी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।